Hello students, welcome to you all. So student, this is the second revision part of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. तो यूरोप में जो नेशनलिज्म की एक विचारधारा चली थी तो उस पर हम चर्चा कर रहे थे. सो टुडे द टॉपिक इज द एज ऑफ रेवोल्यूशंस. एक जो क्रांतियों का युग था उस पर हम चर्चा करेंगे फ्रॉम 1830 टू 1848. तो देखिए क्या हुआ यहाँ पर. इन जुलाई 1830 बोर्बन किंग्स वर ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज. तो जो बोर्बन किंग्स थे उन्हें हटा दिया गया था राजसत्ता से बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और उनकी जगह वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल की गई जिसके जो हेड थे, जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? लुइस फिलिप. द जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क एन अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स. और देखिए इसके बाद क्या हुआ. जो ब्रुसेल्स था वहाँ पर जुलाई रेवोल्यूशन शुरू हो गई. वो वहाँ पर विद्रोह भड़क गया था विच लेड टू बेल्जियम ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स. और जो उसके बाद बेल्जियम था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स इस समूह से अलग हो गया. इन 1821 ग्रीक्स स्ट्रगल्ड फॉर इंडिपेंडेंस. 1821 में जो ग्रीक्स थे वो भी उन्होंने भी स्ट्रगल किया. किसके लिए? आज़ादी के लिए. द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग. क्या था ये? कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. तो उस समय जो कल्चर था, जो अलग अलग संस्कृतियाँ थी, उन्होंने एक अहम रोल निभाया एक राष्ट्र के निर्माण के विचार के रूप में. आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस एंड शेप नेशनलिस्ट फीलिंग. और साथ ही उस समय देखिए कला के द्वारा, कविताओं के द्वारा, कहानियों के द्वारा और संगीत के द्वारा जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी, जो देशभक्ति की जो भावनाएं थी, उन्हें रूप प्रदान किया गया, उन्हें व्यक्त किया गया. रोमांटिसिज्म अ कल्चर मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट. तो जो रोमांटिसिज्म था तो उससे भी जो ये क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट था. तो जिसने भी एक पर्टिकुलर जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था वो डेवलप किया वहाँ पर लोगों के मन में. लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल. और साथ ही जो भाषाएं थी, जो भाषा थी लोगों की, उसने भी एक अहम रोल निभाया इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स. जो देशभक्ति जो भावनाएं थी उन्हें बनाने में. थर्ड, रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर. जो रशियन लैंग्वेज थी वो लागू कर दी गई थी हर जगह. एंड इन 1831, और 1831 में क्या हुआ, एन आर्म रिबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश्ड. एक आर्म्ड यानी कि हथियारों के साथ एक रिबेलियन स्टार्ट हुआ रशियन रूल के खिलाफ, और जिसे अल्टीमेटली आखिरकार जिसे क्या किया गया, दबा दिया गया, पूरी तरह से मिटा दिया गया. हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट. यूरोप फेस्ड इकोनॉमिक हार्डशिप इन 1830s. तो 1830s के दौरान जो यूरोप था वहाँ पर काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई. द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw the enormous increase of population all over यूरोप. जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, तो उसमें क्या हुआ कि यूरोप की जो पॉपुलेशन थी, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई थी, तो पॉपुलेशन भी उससे काफ़ी बढ़ चुकी थी. द राइज ऑफ फूड प्राइजेज और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री. तो उसके बाद क्या हुआ, देखिए फूड प्राइसेस भी बढ़ गए थे और हार्वेस्ट भी वहाँ पर जो था वो काफ़ी ख़राब हुई इस टाइम. तो उससे भी क्या हुआ, हर तरफ एक हार्डशिप हो गई थी इकोनॉमिक. इन 1848 फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट बॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन रोड्स. तो देखिए 1848 में क्या हुआ कि खाने की कमी हो गई और हर तरफ अनएम्प्लॉयमेंट था, बेरोजगारी बढ़ गई थी. तो जो पॉपुलेशन थी पेरिस की, तो वो कहाँ पर आ गई थी? रोडों पर, क्योंकि उनके पास ना भोजन था ना रोजगार था. द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. अब देखिए जो लिबरल्स थे उनका जो रेवोल्यूशन था इन 1848, अ रेवोल्यूशन लेड
बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस वर अंडर वे। तो ये जो रेवोल्यूशन था किसने स्टार्ट किया था? एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, जो एजुकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे मिडिल क्लास के। मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास डिमांडेड क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। तो देखिए जितने भी ये लिबरल्स में महिलाएं और पुरुष थी जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने एक नेशन स्टेट के निर्माण क्रिएशन की डिमांड रखी, जिसमें क्या थे? पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल थे। जो एक लोकतांत्रिक देश में एक जो पार्लियामेंट्री जो सिद्धांत होते हैं, जिसमें क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस को पूरी फ्रीडम दी जाती है, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस, और साथ ही लोग ग्रुप्स बना सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं, तो उसकी भी फ्रीडम वहाँ पर मांगी गई। A large number of political associations came together in Frankfurt to vote for an all German nation assembly। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में पॉलिटिकल एसोसिएशन साथ आए, कहाँ पर? फ्रैंकफर्ट में। टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली, किसके लिए? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched to take their places in the Frankfurt Parliament convent in the Church of St. Paul। तो देखिए क्या हुआ? 18 मई 1848 को 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो वे कहाँ पहुँचे? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कहाँ पर था? चर्च ऑफ सेंट पॉल। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड फॉर जर्मन नेशन वॉज हेडेड बाय अ मोनार्की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया जर्मन नेशन के लिए, वो उसके अध्यक्ष कौन थे? मोनार्की। सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, और यहाँ पर जो विषय था वो था पार्लियामेंट के बारे में। द क्राउन वॉज ऑफर्ड टू फ्रेडरिक वेलम फोर, किंग ऑफ पर्शिया। तो जो पर्शिया के किंग थे फ्रेडरिक विल्हेम, तो इन्हें ऑफर किया गया क्राउन, बट ही रिजेक्टेड इट, लेकिन उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। एंड ज्वाइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और बाकी जितने भी मोनार्क्स थे उन्हें ज्वाइन कर लिया और उन्होंने इलेक्टेड असेंबली का विरोध किया। द मिडिल क्लास डोमिनेटेड द पार्लियामेंट। इसके बाद जो मिडिल क्लास था उन्होंने अपना पर प्रभाव जमाया पार्लियामेंट में। एंड लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लिबरल मूवमेंट, और जो बड़ी संख्या में वहाँ पर महिलाएं थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया लिबरल मूवमेंट में। वुमेन फॉर्म्ड देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन। जो महिलाएं थी उन्होंने अपनी अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई। फाउंडेड न्यूज़पेपर्स उन्होंने क्या किए? इस्टेब्लिश किए, यानी अलग अलग न्यूज़पेपर निकाले। एंड टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स, साथ ही पॉलिटिकल मीटिंग्स में भाग लिया। एंड डेमोन्स्ट्रेशंस, जो उनके प्रदर्शन होते थे उनमें भी भाग लिया महिलाओं ने। बट दे वर स्टिल डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। लेकिन फिर भी उन्हें जो सफरेज राइट होते हैं, जो वोटिंग के अधिकार होते हैं, उनसे इन्हें दूर रखा गया, ये नहीं दिया गया ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ असेंबली, जब असेंबली इलेक्शन हुए। इन द ईयर्स आफ्टर 1848 द autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815। तो देखिए 1848 के बाद क्या हुआ? जो एरोक्रेटिक मोनार्कीज थी, जो निरंकुश जो राजा थे, उन्होंने सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में फिर से शुरू कर दिया चेंजेस, जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले थे। Thus serfdom and bonded labor were abolished, both the Habsburg dominion and the Russia। इसके बाद जो बॉन्डेड लेबर्स होते थे, जो भूदास होते थे, वो भी खत्म कर दिया गया हब्सबर्ग डोमिनियन में और रशिया में। So students, this was the second revision part of the chapter. I hope you understood it well. So thanks for watching.